हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ू डिजिटल। गाइस, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं घटना चक्र की जीके बुक से पॉलिटी का वीडियो लेकर। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के सारे प्रोवाइड करा रही हूँ अपने ही चैनल पे ब्लैक बुक के थ्रू। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने उसे डिस्क्राइब किया है ताकि दोनों स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो आप वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखा कीजिए। टॉपिक वाइज दिए गए हैं, तो जैसे जैसे जो टॉपिक कंप्लीट होता जाए तो वैसे वैसे आप इसके क्वेश्चंस करते जाएं। अभी इस टॉपिक के पॉलिटी के वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाकर ज़रूर उन्हें देखिएगा। और गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो आने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो गाइज, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में 1892 का भारत परिषद अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट डिस्कस कर लिया था, तो फिर आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगला जो एक्ट है, अगला जो अधिनियम है वो है 1909 का भारत परिषद अधिनियम यानी कि 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें क्या था? सबसे पहला पॉइंट, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय तथा जॉन मार्ले राज्य सचिव थे। तो इसका एक और नाम क्या है इस एक्ट का? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो इम्प्रूवमेंट। तो एक इसका नाम ये भी है। और उस समय जो उस समय वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड मिंटो, और उसी के नाम पर ये वाला एक्ट पड़ गया इसलिए। और उस समय राज्य सचिव यानी कि स्टेट सेक्रेटरी कौन था? जॉन मार्ले। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब किसी इंडियन को एक एग्जीक्यूटिव असेंबली के अंदर इन्वॉल्व किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट से पहले एक नोट दिया गया है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। और फर्स्ट इंडियन मेंबर बने कौन थे इस एग्जीक्यूटिव असेंबली के, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले मेंबर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ओके, इन्हें विधि सदस्य के रूप में भी शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस, अगर आप देखेंगे जहाँ मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए तो वहाँ पे पूछा भी गया है कि तो किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को सांप्रदायिकता के नाम पर या कम्युनिज्म के नाम पर बांटा गया था। और यहाँ पर उन्हें अलग से, इसी बेस पर अलग से वो इलेक्शन के लिए वोट देने जाएंगे, तो पूरा उन्हें डिवाइड किया गया है। और वो एक्ट कौन सा हो गया? 1909। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। इसके बाद यहीं पर ये एक्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट एक्ट है 1990 का भारत शासन अधिनियम यानी कि इंडियन एक्ट। 1919 का इंडियन एक्ट, इसे माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एक और नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस समय मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव था। इस टाइम पे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो था वो स्टेट सेक्रेटरी था। ठीक है, इसलिए उसके नाम पर ये एक्ट आ गया। और ये भारत का उस वक्त सचिव भी था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गई। ओके, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनल कार्टिस थे। तो डुअल गवर्नमेंट लाई गई, डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, और वो जो डुअल गवर्नमेंट थी उसका फाउंडर कौन था? लियोनल कार्टिस, लियोनल कार्टिस। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतीय विषयों को दो भागों तथा हस्तांतरिक और आरक्षित में बांटा गया। हस्तांतरिक और आरक्षित। तो गाइस, जो प्रोविजनल सब्जेक्ट था उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। पहले को रिजर्व रखा गया और दूसरा ट्रांसफरेबल था। ठीक है, और जिसमें जो उस समय का गवर्नर होता था वो अपनी बाकी के मंत्रियों से, बाकी के मिनिस्टर से सलाह लेता था जो कि उस समय के काउंसिल में बैठे होते थे। ठीक है,
नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई, यानी डुअल पार्लियामेंट बनाई गई। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। ठीक है, यानी डायरेक्ट अब इलेक्शन होने लगे। नेक्स्ट, भूमि कर या आयोग के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किए गए, यानी कि भूमि कर और आय, यानी कि किसके पास कितनी जमीन है, कितना टैक्स पे कर रहा है और उसकी इनकम कितनी है, उसके आधार पर कुछ लिमिटेड लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। ठीक है। नेक्स्ट, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी अलग से निर्वाचन के सिद्धांत लागू किए गए। तो वही पूरा डिवाइड एंड रूल था। तो इस तरह से इन्हें बांटा गया, सिखों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग, आंग्लो यानी कि एंग्लो इंडियंस जो थे उनके लिए अलग, और यूरोपीय जो थे उनके अलग अलग सेंटर बनाए गए जहां पर जाकर के वो वोट देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। तो ह्यूमन वेलफेयर कमीशन का एक बनाई गई, ह्यूमन वेलफेयर कमीशन बनाई गई। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक नोट दिया है, वर्ष 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, यानी कि 1926 में इन्होंने एक सिफारिश ली और जिसके बेस पर इन्होंने सेंट्रल ह्यूमन वेलफेयर कमीशन बनाई, जो कि मैंने आपको अभी बताया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट अप किया गया है, अगर अभी तक आपने सब कुछ ध्यान से सुना है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दे पाएंगे। और ये क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूरी नहीं कि इसी वीडियो में, बट पिछली वीडियो से भी हो सकता है क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने वीडियोस ध्यान से सुनी है तो आप इनके क्वेश्चन का आंसर 100% दे पाएंगे। तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन है, देश में द्वै संसदीय व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू की गई, यानी कि अंडर विच एक्ट डुअल पार्लियामेंट इज अप्लाइड। ओके, नाउ अब नेक्स्ट है 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का इंडियन एक्ट। इसमें पहला पॉइंट है, ये एक विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इसमें प्रस्तावना का अभाव था, यानी कि इसके अंदर 321 आर्टिकल थे और 10 स्केड्यूल्स थे। ठीक है, और इसमें प्रस्तावना का अभाव था। नेक्स्ट, इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिससे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया गया था। हालांकि यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई। तो अगर इसे इन शॉर्ट समझें कि इसमें हुआ क्या था, इस एक्ट के थ्रू ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय संघ जो था उसकी स्थापना की गई, यानी उसकी नींव रखी गई। और इसमें क्या हुआ, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत यानी कि वो एरिया जो ब्रिटिश के कब्जे में थे अब तक, तथा कुछ भारतीय रियासतों यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, उनको मिलाकर स्थापित किया गया था। यानी कि ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन था उसके अंदर दो लोग आते थे, दो चीज़ें आती थी। पहला वो प्रोविज़न था जो अंडर ब्रिटिश था इंडिया का, और दूसरा प्रिंसली प्रोविज़न था। ठीक है, अब आते हैं, हालांकि ये व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई, तो फुली ये कभी भी अप्लाई नहीं हो पाई, ये बस रह गई बीच में ही। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया तथा प्रांतों को स्वसत्ता प्रदान की गई। तो अब इन्होंने यहाँ क्या किया कि पहले तो स्टेट वाइज चल रहे थे, प्रोविजनली ये क्या करते थे कि डुअल गवर्नमेंट चला रहे थे, लेकिन अब इन्होंने सेंट्रल डुअल गवर्नमेंट बना ली और जो प्रोविजनल डुअल गवर्नमेंट यानी प्रांतीय द्वैध शासन था उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया। अगला पॉइंट है, कुछ प्रांतों में द्वैध सदनात्मक व्यवस्था की गई। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6
प्रांत कौन कौन से? बॉम्बे, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम में विधान परिषद तथा विधानसभा की स्थापना की गई। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना की गई यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन सी जगह पे? बॉम्बे, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम में। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत वर्ष 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कि इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। यानी कि 1858 में जो ये इंडियन एक्ट था, जो 1858 का इंडियन एक्ट था, उसके द्वारा जो इंडियन काउंसिल बनाई गई थी उसे पूरी तरह फिनिश कर दिया। नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया और दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। तो अब ब्रिटिश ने क्या फिर चाल चली कि बर्मा को, म्यांमार को बिल्कुल अलग कर दिया इंडिया से। ठीक है, और फिर दो स्टेट बनाए अलग से, एक तो था सिंध जो इस वक्त पाकिस्तान में है और दूसरा उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद इस अधिनियम द्वारा देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंडियन रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के एक्ट द्वारा की गई। नेक्स्ट, लगभग 10% पॉपुलेशन को मताधिकार प्रदान था। यानी कि पूरे भारत की जो जनसंख्या थी इसका सिर्फ 10% ही वोट दे सकते थे, मताधिकार था उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट, इस संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय सेवा के आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। तो गाइज मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट बोलने जा रही हूँ, उन्हें ध्यान से सुनिए। पहला है फेडरेशनल पब्लिक सर्विस, दूसरा है यूनियन पब्लिक सर्विस और तीसरा है प्रोविजनल पब्लिक सर्विस। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि फेडरेशनल पब्लिक सर्विस तो उन्होंने पहले ही बना दी थी, उसके साथ साथ इन्होंने दो और सर्विस इस एक्ट के थ्रू बनाई और वो बाकी की दो थी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस और प्रोविजनल पब्लिक सर्विस। तो यही इस पॉइंट में बताया है। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर ये जो आपका 1935 का इंडियन एक्ट था ये पूरी तरह ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट क्या है? पहला पॉइंट, इसने भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर दिया। ये तो हमें पता है 1947 में देश आज़ाद हो गया था और अब पूरी तरह से ब्रिटिश रूल खत्म हो गया। अब विभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिक राज्य यानी डोमिनेंट स्टेट्स बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसने दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। ठीक है, तो साथ ही साथ उनके पास ये भी एक आ गया था कि अब वो किसी भी देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपने कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राज्यमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी और दोनों ही उसके अंदर जो भी स्टेट्स थे वो चाहे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी इंक्लूड रह सकते हैं, चाहे तो इनके साथ जुड़ सकते हैं या खुद का भी एक स्वतंत्र देश बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। तो इस एक्ट के थ्रू अब पूरी तरह से जो प्रिंसली स्टेट थे इंडिया के, उनके ऊपर अब गवर्नमेंट का यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का अब कोई अधिकार नहीं रहा, उसे पूरी तरह समाप्त होने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय रियासतों को ये स्वतंत्रता थी कि वे भारत में मिले या फिर अलग से अपना राज्य बनाए या पाकिस्तान में जाकर मिल जाए। ये सब मैं आपको पहले ही बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक अधिराज्य को अपना संविधान बनाने का तथा
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई थी। तो अगर वो चाहें तो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं भारत से अलग होकर, या फिर जो 1935 में इंडिया में जो लागू किया गया था उसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।